हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर में। फ्रेंड्स, कल हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 किया था और आज हम लास्ट लेसन करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कल 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक, मतलब भारत की आज़ादी तक। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, वो सब आज के हम इस 10th वाले अध्याय में देखेंगे। और एक कैसा राष्ट्र बन के आया, कैसा राष्ट्र उभर के आया और क्या क्या नई नई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ उनके सामने आई, ये सब आज हम इस लेसन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। एक नया स्वतंत्रता के बाद एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि जब नया नया कोई भी चीज़ होती है तो चुनौती तो आती है। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के रहने का इंतजाम करना, उन्हें रोज़गार देना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक बहुत ही टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजिमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। ये देखो, इलाहाबाद में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र वो गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और वह गांधी जी की दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदू और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये देखो, इतनी भीड़, उनकी अस्थियों का विसर्जन इलाहाबाद के अंदर। आगे देखो क्या हुआ। 1947 में भारत की आबादी है वो काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। इकट्ठा करना अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोगों को बहुत मुश्किल काम, और फिर उनका विकास करना भी एक सबसे बड़ी समस्या। तो स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाँवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबों के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये देखो साइड में क्या लिखा। कल्पना कीजिए कि आप 1947 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अफसर हैं। उसी समय आप अपने घर वालों के नाम खत लिखते हैं जिसमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों की अनुपस्थिति में भारत का क्या होगा, भारत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय होगी। तो एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। एक तो लोगों को इकट्ठा करना और दूसरा उनका विकास, उनकी प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वो हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ क्या था, अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलता तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। फिर आता है नया संविधान। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दिसंबर 1946, कब? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, 2 साल 11 महीने 18 दिन वाला वो टाइम। दिसंबर 1940 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। कितने? 300। और जब राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई तब उसमें 72 प्रतिनिधि थे। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रावधान किया गया। इसका मतलब
इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। ये क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता भी को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी एक लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ही फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को ये अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता क्या थी? पहली तो यही है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, और दूसरी क्या थी? उसमें तमाम जातियों, धर्म और किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी बात हो रही है। कानून की नज़र में सब समान है, छोटा बड़ा कैसा भी है, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, निरपेक्ष धर्म, जिस चीज़ का भी है, मतलब नस्ल है, कोई किसी भी चीज़ के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के सामने। तो भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वो हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देकर दिया, जिसका गठन भी एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। कि अगर मुसलमान पाकिस्तान में है, उनका एक गठन है, ये मुस्लिम देश जैसे कहते हैं इसको पाकिस्तान को, उसी तरह से कहते हैं हिंदू देश घोषित किया जाना चाहिए भारत को। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदाय के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। फिर बात आती है संविधान की तीसरी विशेषता। दूसरा, कानून के सामने सबको समानता, और पहला सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, और तीसरा संविधान की तीसरी विशेषता, इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को ख़त्म कर दिया गया, जो हमारा आर्टिकल 17 के अंदर है। अब तक हिंदुओं को मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग ही जाते थे हिंदुओं के मंदिरों में, लेकिन अब उन्हें सभी के लिए खोल दिया गया, जिसे अब तक अछूत माना जाता था। अब वे मंदिर में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के अध्यक्ष H.J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारी मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों को की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य उस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का ये मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता आज़ादी से मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। एक मुस्लिम परिवार में बाप बेटे के बीच हो रही बातचीत की कल्पना कीजिए। बेटा मानता है कि विभाजन के बाद परिवार को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि पिता कहते हैं कि उन्हें भारत में रहना चाहिए। तो ये अध्याय 11 में दी गई सूचनाओं के आधार पर अभिनय करके बताएं कि दोनों के तर्क हैं वो क्या होंगे। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों को कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों की 3 सूचियों में बांट दिया गया। संविधान में जो 3 सूची है हमारी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची।
केंद्रीय सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची में केंद्र ही कानून बनाएगा। और विदेशी मामलों आदि केंद्रीय सूची में क्या है, कराधान जैसे बड़े बड़े मामले, रक्षा, विदेशी मामले, उनको रखा गया है। ये ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा जैसे अपने राज्य में जो भी शिक्षा है उससे रिलेटेड हमारी राज्य सरकार है वो कानून बनाती है, या कुछ भी चेंज वेंज करना है, या स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं उनमें राज्य सरकार अपने हिसाब से मतलब निर्णय ले सकते हैं। इसलिए राज्य सूची का विषय शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनकी जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन और कृषि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो केंद्र वाला ही माना जाएगा। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्ण माचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग बाहर से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं लिखना आपको, राजभाषा का दर्जा दिया, जिसे जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। अंग्रेजी को भारत की एक भाषा के रूप में बनाए रखने के फैसले के आज की तारीख में होने वाले फायदे और नुकसान में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर 1891 में इनका जन्म हुआ था और इनको प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, संविधान का जनक। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छा और प्रयासों के बावजूद ये स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से लोग ज़्यादा मारे गए। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। ये विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां हैं वो सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट हो जाना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने क्या कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज किया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता। वो दोनों भाषा के आधार पर जो भी अलग प्रांत बनने थे उनके विरोधी थे। तो कांग्रेस जनता के, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 में आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो वहां लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और बोला कि हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु, ये नाम याद रखना आपने, श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा करते आंध्र राज्य के गठन की मांग करते भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने वाले लगे और जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे।
ये है श्री रामुलु। और 58 दिन का अनशन जब इनका हो गया 15 दिसंबर 1952 को, तो पोटी रामुलु का जो देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर बनने वाला हमारा पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। श्री रामुलु है वो आमरण अनशन करके 58 दिन का अनशन करने के बाद वो एक्सपायर हो गए। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। जब एक हो गया तो दूसरे को भी हो जाता है ना कि हम भी करें ऐसा। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में फिर बम्बई प्रांत को मराठी, गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा का विभाजन हो गया और अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। राज्य क्या होता है? सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। राज्य का मतलब सरकार से है यहाँ पे। भाषा भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार निर्मित करना एक भारत का बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने औद्योगिक विकास की नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। कब किया? 1950 में। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे, मतलब एक दूसरे को सहयोग करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, कौन से उद्योग द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। उसके बाद में ये गांधी सागर जो बांध है उस पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश से चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध, और ये 4 बांधों में से एक पहला था। इसका निर्माण 1960 में हुआ। उसके बाद राणा प्रताप सागर बना, कोटा बैराज बना और एक और बना था, ध्यान नहीं है मुझे उसका नाम। 4 बांध है चंबल नदी के ऊपर और गांधी सागर है ये MP के अंदर बना हुआ है। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और व्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर नेहरू जी के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे, अपने पत्रों में नियोजन के आदर्श उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 को एक पत्र में उन्होंने लिखा कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूह के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों के एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते से यात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं कर सकते। जीवन का ये उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। एक ये भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू, इस कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन रूस की सहायता से की गई थी और छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अभी रीट में भी आने के चांसेस हैं, पूछ लिया जाता है भिलाई है वो किसकी सहायता से, तो ये रूस सोवियत संघ की सहायता से 1959 में, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। पिछले ग्रामीण इलाके में स्थित कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है और कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। तो महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा है कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार
तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। और क्या मीरा बहन की ये मान्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यता के लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे? इस बात पे अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इस चर्चा से आप औद्योगिक प्रदूषण, जंगल के विनाश से हमारी दुनिया पर पड़ रहे प्रभाव जैसे उदाहरणों के बारे में भी सोच सकते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और क्रिशन मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। जिसमें भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अपने शैशव काल में थी, मतलब स्टार्टिंग में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन है वो बना लिए। यही समय था को औपनिवेशिक साम्राज्य व ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारी स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे बहुत सारे देश। प्रधानमंत्री नेहरू जो है भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब यह था कि विभिन्न जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश को अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई की एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों में युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक भारत जो बहुत सारे देश है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। इंडोनेशिया में बॉन्डुंग जो सम्मेलन है उसकी बात हो रही है। इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 में। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की कि अफ्रीका और एशिया के देश है वो उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 2007, 1947 के बाद 2007 की बात हो रही है। 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। और इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यहाँ गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना है कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित हुई है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र मतलब ये उसकी बात उस टाइम की बात हो रही है। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ये आप देखते हैं, हम डे बाई डे लाइफ में देखते हैं ये सब चीज़ें। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूह को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं, विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। कुछ हद तक सफलता भी मिली है। श्रीलंका में क्या हुआ, अन्य उत्तर में देखते हैं। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका में
तत्कालीन नाम सीलोन था श्रीलंका का, कि संसद ने कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और सरकारी परीक्षा व अदालतों की भाषा बना दिया। और श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया और एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, मतलब श्रीलंका को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ कि एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा आपको। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती तो इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है। इसी कारण पैदा हुआ है कि वहाँ की तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही थी। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर किसी हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पे सौंप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया, तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा को दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। बाद में इसके क्वेश्चन हैं। समवर्ती सूची में कौन से विषय, ये आपने पढ़ लिया। शिक्षा और वन और कृषि। और केंद्रीय सूची में रक्षा हो गया, जैसे कराधान हो गया, या मतलब विदेशी मामले हो गए, वो सब इसमें आते हैं। और बाकी तो आपको पढ़ के डिटेल में पढ़ने वाले क्वेश्चन है ये। तो आज हमारी 8 क्लास की हिस्ट्री है वो ख़त्म हो गई। और अब देखते हैं हम ज्योग्राफी करेंगे या पॉलिटिको करेंगे, जैसे भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से देख लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।